Hey everyone, I am Aditya from Aeon IAS Academy and we will continue our series. तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको एक चीज बताया था कि 19वीं सदी का भारत क्या था। हमारे समय पे वो समय पे इंडिया में क्या था, पुअर्टी ऊंचाई छू रही थी, क्लियर, कास्टिज्म जो है वो भी ऊंचाई छू रही थी, वुमन की जो कंडीशन है वो काफी दिन ब दिन खराब हो रही थी या फिर पूरी तरह खराब हो गई थी, क्लियर। और जो लास्ट वन था, इलिटरेसी हमारे यहाँ बहुत थी। तो आज जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, जिनके बारे में आज पढ़ रहे हैं, उन्होंने इन सारी सॉल्यूशन, ये जो सारे क्राइसिस है इसका सॉल्यूशन दिया था कि आप एजुकेशन पेनिट्रेट कर दो सोसाइटी में तो ऑटोमेटिकली ये जो सारे क्राइसिस है ये ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगे। तो एजुकेशन पे फोकस देने वाले या फिर एजुकेशन का इंपॉर्टेंस लोगों तक बताने वाले महात्मा ज्योतिबा फुले के बारे में आज हम उनको डिकोड करेंगे। अब अगर हम लेमन लैंग्वेज में उनको, आम भाषा में अगर उनको समझने की कोशिश करें तो वो महाराष्ट्र के एक सोशल रिफॉर्मर रहे हैं। सेकंड, वो काफी अच्छे पॉलिटिशियन भी रहे हैं, काफी अच्छे राइटर भी रहे हैं और इनकी ही प्रेरणा दे के बाबा साहब ने इनको अपना वन ऑफ द इंपॉर्टेंट गुरु भी माना है। तो आज हम जिनके बारे में बात कर रहे हैं वो है हमारे ज्योतिराव गोविंदराव फुले, क्लियर। उनको फादर ऑफ इंडियन सोशल रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है। एज यूजुअल हम जो ये बिग पर्सनालिटीज है इनको डिकोड करते हैं हमारे 4 मेन पिलर्स पे। तो कौन से फर्स्ट वन इज उनकी पर्सनल लाइफ, सेकेंड वन जो सबसे हाईलाइटेड होता है वो होता है उनका कंट्रीब्यूशन, थर्ड वन इज करंट लिंकेज, इफ करंट सिनेरियो में उनसे रिलेटेड कुछ उथल पुथल हो रहा है तो वो देखेंगे। एंड हम इन तीनों का बेस बनाकर कुछ क्वेश्चन ट्राई करेंगे जो प्रीवियस ईयर भी है या फिर इस बार आने के चांसेस भी है। नाउ हम उनकी पर्सनल लाइफ को डिकोड करते हैं। तो उनका जन्म कब हुआ है? उनका जन्म हुआ है 11 अप्रैल 1827 में। कहा? सातारा, जो कि एक महाराष्ट्र का डिस्ट्रिक्ट है। इफ अगर देखा जाए तो फुले साहब वॉज बिलोंग टू द माली कास्ट। तो हमारे जो वर्ण सिस्टम है उसमें माली कास्ट वॉज इन द शूद्रस। और यही चीज है जो फुले साहब को बहुत हाईलाइटेड करते हैं कि एक डिप्रेस क्लास का आदमी आगे जाके सोशल रिफॉर्मर बन रहा है। नाउ इफ अगर इनकी एजुकेशन की बात किया जाए तो इनकी प्राइमरी स्कूलिंग एक लोकल स्कूल से हुई है। एंड प्राइमरी स्कूलिंग खत्म होने के बाद उनके पिताजी ने उनको पढ़ाई से मना किया और अपने बिजनेस में उनको इन्वॉल्व किया। ये बात होकर फुले साहब काफी नाराज हो गए थे। बट जो फुले साहब है उनके पापा का एक फ्रेंड है, उन्होंने इनका कैलिबर जान लिया था, इनका पोटेंशियल जान लिया था और उन्होंने उनके पापा को कन्विंस किया कि इन्हें पढ़ने दीजिए। एंड उनके पापा हो जाते हैं, मान जाते हैं ये बात को और उनका री एडमिशन करा देते हैं। कहाँ? एक मिशनरी स्कूल में, एक इंग्लिश मिशनरी स्कूल में। और यहां फुले साहब अपनी पढ़ाई पूरी कंप्लीट करते हैं। एंड आप देख सकते हो फुले साहब काफी खुश हो रहे। नाउ जो हाईलाइटेड पॉइंट है या ऐसी क्या चीज है एक आम से बच्चे को आगे जाके महात्मा ज्योतिबा फुले बना रहे, वो एक किताब पढ़ी है उन्होंने या फिर वो एक किताब के संपर्क में आए थे। और वो किताब का नाम क्या है? राइट्स ऑफ मैन, जो कि एक अमेरिकन पॉलिटिशियन ने लिखी है, अमेरिकन पॉलिटिकल एक्टिविस्ट ने लिखी है जिनका नाम है थॉमस पेन। और ये किताब पढ़ने के बाद ये सेल्फ एनलाइटेंड हो जाते हैं एंड ये डिसाइड करते हैं कि मैं अपनी रेस्ट ऑफ द लाइफ सोशल वेलफेयर के लिए ही कंट्रीब्यूट करूंगा। एंड ये किताब ही एकमात्र सोर्स बनती है फॉर टू बिकम अ कॉमन चाइल्ड एज एन महात्मा ज्योतिबा फुले। नाउ ये तो हो गई इनकी पर्सनल लाइफ। अब हम इनके कंट्रीब्यूशन के बारे में डिकोड करते हैं। इफ अगर इनका कंट्रीब्यूशन देखा जाए तो इन्होंने 2 क्लास के लिए काफी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूट किया है या उनके अपलिफ्टमेंट के लिए पूरी लाइफ अपनी झोंक दी है। फर्स्ट वन इज डिप्रेस क्लास के लिए एंड सेकंड वन इज वुमन के वेलफेयर के लिए। नाउ ये पढ़े लिखे तो थे, इन्होंने समझ लिया था एक चीज की इन दोनों की हालत इतनी बुरी इसलिए क्योंकि इनके पास क्या नहीं है? एजुकेशन। उन्होंने प्रॉब्लम जान लिया, अब ये एजुकेशन पेनिट्रेट का करने का काम स्टार्ट करता है। सबसे पहले हम देखेंगे वुमन वेलफेयर के लिए उन्होंने क्या किया। सबसे पहले उन्होंने अपनी खुद की वाइफ दैट इज सावित्रीबाई फुले को पढ़ाया, उनको एजुकेट किया एंड आगे जाकर ये दोनों मिलकर इंडिया की गर्ल ओरिएंटेड पहली स्कूल बनाते हैं। मतलब फर्स्ट गर्ल स्कूल ओपन करते हैं। कहां? पुणे में। कब? 1848 में। ये तो हो गया एजुकेशन पेनिट्रेट करने का। दूसरा, इन्होंने
विडो रीमैरिज और फॉट अगेंस्ट द फीमेल इन्फेंटाइसाइड के लिए भी काफी अच्छा काम किया। अब ये प्रॉब्लम इन्होंने जान लिया, अब इसका सॉल्यूशन इन्होंने ये डिकोड करके किया कि इन्होंने उनके लिए एक होम बनाया, दैट इज होम फॉर विडोज एंड इन्फेंट, एंड इससे ये जो प्रोसेस है इनसे इन्होंने वुमन अपलिफ्टमेंट का काम किया। नाउ ये काम हो गया हमारा वुमन अपलिफ्टमेंट का। नाउ अब हम देखते हैं डिप्रेस क्लास के लिए इन्होंने क्या किया। हाईलाइटेड पॉइंट है कि उन्होंने एक टर्म कॉइन की, दैट इज दलित। ये एक मराठी शब्द है और इसका मीनिंग क्या होता है, ब्रोकन या तो फिर क्रश्ड। इनके लिए इन्होंने बहुत वेलफेयर सा काम किया। सबसे पहले इन्होंने खुद से अपनी एक इनिशिएटिव लिया था, इन्होंने अपने घर का कुआं डिप्रेस क्लास के लिए ओपन किया। सेकंड, इन्होंने जैसे ही गर्ल्स के लिए इन्होंने स्कूल ओपन की थी, इन्होंने डिप्रेस क्लास के बच्चों को पढ़ाने के लिए भी स्कूल्स काफी ओपन किए। नाउ सबसे रिमार्केबल पॉइंट है डिप्रेस क्लास की कंडीशन को ऊपर अपलिफ्ट करने के लिए उन्होंने एक समाज की स्थापना की थी, दैट इज व्हाट, सत्य शोधक समाज। इंग्लिश में देखा जाए द सीकर ऑफ ट्रूथ, सत्य की खोज करने वाला समाज। ये कब इन्होंने फॉर्म किया, ये इन्होंने फॉर्म किया सितंबर 24, 1873 में। अब ये समाज फॉर्म करने का क्या पर्पस था या क्या एम था, सबसे पहले इन्होंने कास्ट सिस्टम को क्रिटिसाइज किया है, दबाकर इनको अपोज किया है, मूर्ति पूजन के अगेंस्ट इन्होंने अपनी आवाज उठाई है। इनका एक मानना था कि अगर हम इंटरकास्ट मैरिज को प्रमोट करते हैं तो उससे इंटरकास्ट या जो कास्ट इशू है ये रिजॉल्व हो जाएगा, और उन्होंने काफी इंटरकास्ट मैरिज कराया अंडर द बैनर ऑफ व्हाट, सत्य शोधक समाज के बैनर के अंडर उन्होंने काफी इंटरकास्ट मैरिज चलाया। और गवर्नमेंट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट की एक स्कीम भी है, इफ अगर कोई इंटरकास्ट मैरिज कर रहा है तो वो कुछ मॉनेटरी प्रोवाइड करते हैं उनको वो स्कीम के अंडर। सेकेंड, इन्होंने एजुकेशन का काफी इंपॉर्टेंस बताया। इनका ऐसा कहना था कि एजुकेशन हर समाज में जाना चाहिए जिससे कि रैशनल थिंकिंग क्रिएट होंगी, एंड रैशनल थिंकिंग अगर क्रिएट हो रही है तो कोई आपको फूल नहीं बना पाएगा, कोई आपको दबा नहीं पाएगा। जो रिमार्केबल बात है, ऐसा नहीं इन्होंने सारे रिलीजन की रिस्पेक्ट की है, बट जो ये रिलीजन से एसोसिएटेड जितने भी जो कस्टम चलते हैं उनका इन्होंने दबाकर विरोध किया है। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट था सत्यशोधक समाज के बारे में। नाउ अब हम इनके पब्लिकेशंस देखते हैं। एज आई सेड ये अच्छे राइटर भी थे, तो इन्होंने सबसे पहले लिखा तृतीय रत्न, कब लिखा, 1855 में। साथ ही साथ इन्होंने कई सारे पोवाड़े भी लिखे हैं। पोवाड़े मतलब फोक आर्ट होता है ये, वो उन्होंने लिखा। किन के ऊपर लिखा, छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर इन्होंने काफी सारे पोवाड़ा भी लिखे हैं। सेकंड जो हाईलाइटेड बुक है उनकी है वो है गुलामगिरी, कब लिखी, 1873 में। एंड आगे जाके ये किताब वो अमेरिकन स्लेव के लिए भी डिवोट करते हैं। एंड लास्ट किताब इन्होंने जो लिखी है वो लिखी है शेतकऱ्यांचा असूड, कब लिखी है, 1881 में। अब बेसिकली ये किताब में क्या लिखा है, इन्होंने जो फार्मर या पीजेंट रिलेटेड जितने भी इश्यूज है, क्यों उनकी इतनी कंडीशंस कम है, क्यों इनका इतना शोषण किया जाता है, ये सारे रीजंस, सॉल्यूशन ये किताब में हमें देखने को मिलते हैं। नाउ टाइटल ऑफ महात्मा, पहली बात तो ये जान लिया ये पहले इंसान है जिनको महात्मा का टाइटल मिला है। अब महात्मा का टाइटल इन्होंने किन्होंने दिया है, तो उनको दिया है विट्ठल राव कृष्णाजी वांडेकर ने इनको महात्मा ये टाइटल दिया है। इनका कंट्रीब्यूशन देखते हुए कब दिया है, 11 मई 1888 में। सो ये सब था हमारा इनका कंट्रीब्यूशन, और ये पर्सनालिटी को हमने इजीली डिकोड किया। एंड ऑन 28 नवंबर 1890 हम ये बिग पर्सनालिटी को या ये रत्न को खो देते हैं, एंड इनकी डेथ होती है 28 नवंबर 1890 में। कहा, पुणे में। तो ये सारा इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड सारे पॉइंट हमने कवर कर लिए। अब हम देखते हैं करंट लिंकेज क्या है। इन 2021 जो हमारे पीएम साहब है, दैट इज मोदी साहब ने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया था टीका उत्सव। लेमन लैंग्वेज में समझा जाए तो ये 4 दिन का प्रोग्राम था, और इसका पर्पस क्या था कि मैक्सिमम से मैक्सिमम हमारे वैक्सीनेशन ड्राइव कंप्लीट होने चाहिए। तो ये याद रहना चाहिए, हमें कई बार पूछा जा सकता है एग्जाम में। नाउ जो हमारा लास्ट पैरामीटर है वो है क्वेश्चंस। तो हम सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि सत्यशोधक समाज क्यों ऑर्गेनाइज हुआ था, या व्हाट इज द बेसिक मीन ऑफ सत्यशोधक समाज। तो ऑप्शन इज अ मूवमेंट ऑफ अपलिफ्टमेंट ऑफ ट्राइबल इन बिहार, सेकंड इज अ टेंपल एंट्री मूवमेंट इन गुजरात, थर्ड वन इज एन एंटी कास्ट मूवमेंट इन महाराष्ट्र, एंड लास्ट वन इज अ पीजेंट मूवमेंट इन पंजाब। इफ अगर हमें ये सब नहीं भी पता हो तो हम एलिमिनेशन प्रोसेस से ये क्वेश्चन को टारगेट कर सकते हैं। कैसे, हमें पता है फुले साहब वाज बिलोंग टू
विच स्टेट? महाराष्ट्र। और हमें ऑप्शन में महाराष्ट्र कहां दिख रहा है? सी। तो हम आंख बंद करके भी इसको टिक कर सकते हैं, दैट राइट आंसर इज सी, एन एंटी कास्ट मूवमेंट इन महाराष्ट्र। Second question is, which among the following is not correct statement regarding to ज्योतिबा फुले? याद रखे क्वेश्चन में हमें पूछा क्या है, करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है? तो हमें क्या पूछा है? इनकरेक्ट। तो पहले स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। ही यूज्ड दलित वर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द 19th सेंचुरी। हाँ, हमने अभी देखा दलित वर्ड इन्होंने ही कॉइन किया है। सेकंड, ही वाज द स्टर्न सपोर्टर ऑफ महात्मा गांधी हरिजन सेवा संघ। नहीं पता है तो चलो दूसरे ऑप्शन की तरफ चलते हैं। थर्ड वन इज ही नोन एज एन ऑथर ऑफ गुलामगिरी। हाँ, उन्होंने गुलामगिरी किताब भी लिखी है, तो ये भी स्टेटमेंट राइट हुआ है। लास्ट वन क्या है? ही फॉर्म द सत्यशोधक समाज इन 1873। हाँ, हमने देखा सत्यशोधक समाज भी इन्होंने फॉर्म किया। इफ अगर हम एलिमिनेटिंग प्रोसेस से जाते हैं तो कौन सा हमारा ऑप्शन होता है? बी। और हमें क्या पूछा है? नॉट करेक्ट। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? इट विल बी बी। क्लियर है? एलिमिनेशन प्रोसेस यूज करना चाहिए जिससे कि हमारे एफर्ट्स बचते। नाउ लास्ट क्वेश्चन इज, ज्योतिबा फुले इज नोन फॉर द कंट्रीब्यूशन इन वन ऑफ द फॉलोइंग लिस्टेड एरिया: पीस एजुकेशन, आर्ट एजुकेशन, एजुकेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, एंड लास्ट वन इज चाइल्ड केयर एजुकेशन। एंड दिस क्वेश्चन विल बी द होमवर्क फॉर यू। इफ अगर आपकी इच्छा हो तो आप कमेंट सेक्शन में इसका राइट आंसर लिख सकते हैं। तो आज हमने फुले साहब को बहुत अच्छे से स्मूथ तरीके से एग्जाम ओरिएंटेड डिकोड कर लिया। इफ अगर आपको हमारा ये इनिशिएटिव पसंद आता है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।